हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के प्रथम पेपर में दबाव समूह की कार्यप्रणाली एवं इसकी उपयोगिता के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। दबाव समूह, जैसे कि हमने पहले चर्चा की थी कि ये अपने सीमित समय के लिए सीमित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विकसित होते हैं और अपने ना इनका उद्देश्य जो है वो सरकार को प्राप्त करना नहीं होता है, बल्कि अपने हितों की पूर्ति करना होता है। इनकी कार्यप्रणाली के बारे में सबसे पहला जो है कि लॉबिंग, यानी कि ये विधायकों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और अपने हित में कानून बनवाने की प्रयास करते हैं, क्योंकि इनके इन प्रकार इनका जो उद्देश्य होता है वो अपने हितों की पूर्ति होता है। अगला है प्रचार व प्रसार के साधन, क्योंकि जब भी चुनाव के समय होता है तो ये चुनाव में सक्रिय रूप से भाग तो नहीं लेते, यानी कि अपने कैंडिडेट खड़े नहीं करते, लेकिन प्रचार और प्रसार के लिए सक्रिय रहते हैं और अपने जो एमएलए होते हैं या एमपी होते हैं उनको पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। गोष्ठियाँ आयोजित करना, यानी चुनाव के समय या चुनाव के बाद भी जब भी इनकी कोई प्रॉब्लम होती है या अपने उद्देश्यों के लिए ये सभाएं आयोजित करते हैं, गोष्ठियाँ करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, जिनमें अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। अगला है रिश्वत, बेईमानी तथा अन्य उपाय, क्योंकि ये जो दबाव समूह है ये हमने जैसे पहले भी चर्चा की थी कि ये अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संवैधानिक और गैर संवैधानिक दोनों ही तरीकों को अपनाते हैं और उन तरीकों के माध्यम से अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। न्यायालय की शरण में ये लेते हैं, यानी यदि ऐसा लगता है इनको, जो प्रेशर ग्रुप हैं इनको ऐसा लगता है कि जो भी सरकार के द्वारा कानून बनाए जा रहे हैं वो इनके हितों के विरुद्ध हैं या इनके उद्देश्यों की पूर्ति उनसे नहीं हो रही है, तो ये न्यायालय की शरण लेते हैं और फिर जो निर्णय है सरकार का या कानून न्यायालय का जो निर्णय है उसका जो निर्णय है उसको अपने पक्ष में कराने की पूरी कोशिश करते हैं। और अगला है संसद सदस्यों के मनोनयन में रुचि, यानी कि ये क्या करते हैं कि जब संसद के सदस्य जो उनका जो एक तो होते हैं निर्वाचित और दूसरे होते हैं मनोनीत, तो जो मनोनीत होते हैं उनके मनोनयन में उनकी बहुत रुचि रहती है और ये चाहते हैं कि इनके संगठन का जो व्यक्ति है या इनके समूह का जो व्यक्ति है वो निर्वाचित हो, ताकि ये अपने जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति कर सकें और अपने हित में अधिक से अधिक कार्य करवा सकें। तो ये थी दबाव समूह की कार्यप्रणाली या किस तरह की तकनीकों के माध्यम से ये कार्य करते हैं। अब आते हैं कि दबाव समूह के दोष क्या है, क्या कमियां हैं इनमें। तो ये अप्रजातांत्रिक होते हैं, कई बार असंवैधानिक तरीकों को भी अपनाते हैं, जिसके कारण कि ये ऐसा लगता है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में दबाव समूह का होना ठीक नहीं है। ये संकीर्ण विचारों के होते हैं, केवल अपने उद्देश्यों की पूर्ति तक ही इनका सीमित रहते हैं, जबकि सार्वजनिक हित या जनता के हित या राष्ट्रीय हित से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। और यही कारण है कि ये कई बार जो व्यवस्थाएं हैं उन जो शासन व्यवस्था है या राजनीतिक प्रक्रिया है उसमें भ्रष्टाचार भी फैलाती हैं, क्योंकि इनका हम जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि इनका जो मेन उद्देश्य है वो होता है अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना। ये सार्वजनिक हितों की उपेक्षा करते हैं, ये राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करते हैं और कुल और ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उनमें भी ये बाधक बनते हैं, क्योंकि इनका जो इनका जो ये क्या करते हैं कि जो शस्त्रों के निर्माण होते हैं तथा शस्त्रों का निर्माण करते हैं ये, और जो अपने स्वास्थ्य के लिए जो तनाव का वातावरण बना करके रखते हैं, जिससे कि जो सरकार है उसका ध्यान भटके। और हिंसा की राजनीति के संगठित स्रोत हैं ये, क्योंकि जब ये असंवैधानिक साधनों का अपनाते हैं तो ये हिंसा का सहारा भी लेते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि किसी व्यवस्था में दबाव समूह की कोई उपयोगिता ही नहीं है या कोई वैल्यू नहीं है, उनकी उपयोगिता भी होती है, क्योंकि जहाँ भी लोकतंत्र शासन व्यवस्था होती है वहाँ जनता की अपनी अभिव्यक्ति के कुछ साधन होने चाहिए, तो अपनी अभिव्यक्ति वो राजनीतिक दलों के माध्यम से दबाव समूह के माध्यम से करती है। शासन के लिए ये सूचनाएं इकट्ठी करते हैं जनता के माध्यम से, और जो जनता की कार्यप्रणाली है, सरकार की कार्यप्रणाली है, उसको जनता तक पहुंचाते हैं। ये जो दबाव समूह है वो शासन को प्रभावित करने वाले संगठनों के रूप में भी कार्य करते हैं।
कई बार सरकार पर ये प्रभाव बनाने की कोशिश करती है, जिससे कि सरकार निरंकुश ना रह सके और जनता और सरकार के बीच में राजनीतिक दलों की तरह से ये कड़ी का कार्य भी करते हैं, संचार का कार्य भी करते हैं। ये अपने अपने क्षेत्र में अपना जिस जिस भी उद्देश्य के लिए या जिस भी आधार से संबंधित ये दबाव समूह होते हैं, मानव धर्म के आधार पर होते हैं या भाषा के आधार पर या जाति के आधार पर या रक्त संबंधों के आधार पर, वहाँ पर क्या करते हैं कि ये अपनी जो क्षेत्र की जनता है उनके ये प्रतिनिधित्व भी करते हैं। और ये दबाव समूह जो है विधानमंडलों के पीछे भी, यानी जो व्यवस्थापिका है उनको भी कानून बनाने के लिए तरह तरह के परामर्श देती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो दबाव समूह है वो राजनीतिक व्यवस्थाओं की अपरिहार्य तत्व की स्थिति को प्राप्त कर लिया है। यानी कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूहों का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और इन समूहों के बिना जनता और सरकार के बीच जो शासन सूत्र हैं वो उनका अभाव हो जाएगा यदि दबाव समूह समाप्त कर दिए जाएंगे तो। और यह स्थिति जो है लोकतांत्रिक संस्कृति और राष्ट्रीय हित तथा राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध होगी। तो इसलिए इनका होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। पर आवश्यक इन समूहों से भी ये अपेक्षा की जाती है कि ये जो उनकी कमियां हैं उनको दूर करें और जो अपने संकीर्ण हितों से ऊपर उठ करके राष्ट्रीय हित या जो सार्वजनिक हित की अवधारणा है इसको स्वीकार करें, जिससे कि हमारी राष्ट्रीय एकता में किसी तरह का कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। तो इस तरह से आज हमने देखा कि दबाव समूह की क्या कार्यप्रणालियाँ हैं, क्या उनके दोष हैं, कुछ कमियां उनमें दृष्टिगोचर होती हैं और उन कमियों को दूर यदि कर दिया जाए तो दबाव समूह की जो उपयोगिता है उसको भी हमने देखा है। तो ये जो दबाव समूह वाला जो अध्याय है ये समाप्त हो रहा है। और यदि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।